हेलो माय डियर लर्नर्स, आप लोगों के लिए मैं एजुकेशन सब्जेक्ट का चैप्टर 1 को लेकर आया हूं, जो मैं ख़ास तौर पे आपके सेमेस्टर 2 के लिए रेडी किया हूं। यदि आप क्लास 11 वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो सेमेस्टर 2 की तैयारी को कर रहे हैं। तो आज मैं एजुकेशन का चैप्टर 1 का जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है उसको लेकर आया हूँ। चैप्टर 1 और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमारे सेमेस्टर 2 में कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो हमारा चैप्टर 1 का नाम क्या है कि शिक्षा व मनोविज्ञान। आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF भी ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और चलिए हम लोग देख लेते हैं एजुकेशन में कितने चैप्टर है, किस चैप्टर से किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा चैप्टर 1 का नाम क्या है, शिक्षा और मनोविज्ञान, यानी एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। और ये जो वीडियो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्सन में है। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी बोलते हैं कि सर हम लोग के लिए भी वीडियो प्रोवाइड करिए। तो इतना तो टाइम नहीं होता है कि इंग्लिश और हिंदी को अलग अलग करके पढ़ाया जाए। मैं हिंदी को लेकर चलूँगा, नीचे में इंग्लिश दिया रहेगा, आप लोग थोड़ा कवर कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट थोड़ा सा कष्ट करिएगा, क्या किया जाएगा, उतना टाइम नहीं मिल रहा है और भी तो काम करना पड़ता है। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसा सिलेबस है। तो ये जो हमारा चैप्टर 1 यानी एजुकेशन में हमारा जो टोटल चैप्टर्स हो रहे हैं वो कितने चैप्टर हो रहे हैं, वो एजुकेशन में हमारा चैप्टर हो रहा है 4, यानी 1 2 3 और 4 चैप्टर है। तो चैप्टर 1 से आपका 2 मार्क्स वाला प्रश्न आएगा, 5 मार्क्स वाला प्रश्न आएगा। तो मैं चैप्टर 1 से जो 2 और 5 मार्क्स के प्रश्न हैं इसी को डिस्कस करूंगा। चैप्टर 2 से आपको 2 मार्क्स के प्रश्न आएंगे और 10 मार्क्स के प्रश्न आएंगे। चैप्टर 3 से भी 2 मार्क्स आएगा और 10 मार्क्स आएगा। चैप्टर 4 से 2 मार्क्स आएगा और 5 मार्क्स आएगा। ठीक है, तो हमारे चैप्टर 1 से टोटल 7 मार्क्स आ रहा है। तो हम लोग चैप्टर 1 को पहले करेंगे, उसके बाद जो होगा चैप्टर 2 पर काम करेंगे। और आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर 1 के सभी 2 नंबर वाले प्रश्न, किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं आपके सेमेस्टर 2 में, उसको ही डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। हमारा चैप्टर 1 है शिक्षा और मनोविज्ञान, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश बोथ होगा। ये हम हिंदी को लेकर चलेंगे, इंग्लिश वाले थोड़ा देख लेंगे इसको। शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, यानी व्हाट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। यानी इसका आंसर देखिए कि शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक वातावरण में मानव सीखने का अध्याय है। अगला क्वेश्चन देखिए कि शैक्षिक मनोविज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है। तो व्हाई इज एजुकेशनल साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट। और साथ ही साथ हिंदी मीडियम के लिए भी काफ़ी सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो भी थोड़ा इंग्लिश को देखते रहेंगे, क्योंकि इंग्लिश आपको मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। क्योंकि आगे की पढ़ाई करने के लिए जैसे MBA वगैरह आप करिएगा तो आपके लिए उसमें इंग्लिश में ही होता है, या लॉ का अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं HS के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, तो उसमें आपको इंग्लिश वर्सन में ही पढ़ाई होता है। तो आप हिंदी वाले भी इंग्लिश को थोड़ा अच्छा करेंगे। ठीक है, आगे देखिए कि शैक्षिक मनोविज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए यह शिक्षकों को छात्रों की सीखने की ज़रूरतों को समझने और शिक्षण विधियों में सुधार करने में मदद करता है। आगे देख लीजिए कि मनोविज्ञान में संवेदीकरण क्या है, यानी डिफाइन सेंसस इन साइकोलॉजी। तो संवेदीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें संवेदी अंगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जाती है। आगे धारणा क्या है। तो व्हाट इज परसेप्शंस, यानी धारणा वह प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क संवेदी जानकारी का अर्थ निकालता है। संवेदनात्मकता का क्या अर्थ होता है, यानी व्हाट इज कंसेप्शन। तो संवेदनात्मकता मानसिक विचारों या प्रस्तुतियों का निर्माण है। आगे व्यवहारवाद का मुख्य फोकस क्या है। तो व्हाट डज बिहेवियरिज्म फोकस ऑन। तो देख लीजिए व्यवहारवाद विचारों या भावनाओं के बजाय प्रेक्षणीय व्यवहार पर केंद्रित होता है। उसके बाद देखिए मनोविश्लेषण के संस्थापक कौन हैं, यानी इसका आंसर जो होगा सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण के संस्थापक है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान क्या जोर देता है।
तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान कहता है कि लोग संपूर्ण पैटर्न में चीज़ों को समझते हैं, न कि अलग अलग भागों में। शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को समझना और सुधारना है। शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच संबंध क्या है? तो मनोविज्ञान शिक्षा के सिद्धांत प्रदान करता है और शिक्षा इन सिद्धांतों को लागू करता है। आगे, शैक्षिक मनोविज्ञान का एक प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो सीखने की प्रक्रिया, जिसमें छात्र का विकास और व्यक्तिगत अंतर भी शामिल है। संज्ञानात्मक विकास क्या है? तो यह मानसिक क्षमताओं जैसे तर्क, स्मरण और समस्या समाधान का विकास है। आगे देख लीजिए कि व्यवहारवाद में प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो यह सिखाता है कि सभी व्यवहार सीखने और स्थिति पर आधारित है। अवलोकन विधि क्या है? तो यह एक अध्ययन विधि है जिसमें किसी के व्यवहार को प्राकृतिक या नियंत्रित वातावरण में देखा जाता है। मामला अध्ययन विधि क्या है? तो यह एक व्यक्ति या समूह का गहन अध्ययन है जो विशेष व्यवहार या स्थिति को समझने के लिए किया जाता है। आगे देख लीजिए कि प्रायोगिक विधि क्या है? तो यह एक शोध विधि है जो कारण प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए नियंत्रित वातावरण में प्रयोग करती है। मनोविज्ञान में सर्वेक्षण विधि क्या है? तो यह प्रश्नावली या साक्षात्कार के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों से डेटा एकत्र करने की विधि है। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश को भी जरूर पढ़ लीजिएगा। शैक्षिक मनोविज्ञान के लाभ क्या है? तो यह शिक्षकों को शिक्षण विधियों में सुधार करने और छात्रों के व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। आगे, संबंध विधि क्या है? तो यह दो या अधिक चरों के बीच संबंध की पहचान करने की सांख्यिकी विधि है। संवेदन का प्रयोग, संवेदन का क्या अर्थ है? तो यह जानकारी को संवेदी अंगों के माध्यम से प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अवधारणा का क्या अर्थ होता है? तो यह विचारों या सिद्धांतों का मानसिक निर्माण है। मनोविज्ञान का शैक्षिक क्षेत्र में क्या योगदान है? तो यह सीखने और विकास को समझने के लिए सिद्धांत प्रदान करता है। गेस्टाल्ट सिद्धांत किस पर जोर देता है? तो यह जोर देता है कि लोग चीज़ों को संपूर्ण पैटर्न में देखते हैं। उसके बाद देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान में कंडीशनिंग का क्या महत्व है? तो यह व्यवहार को आकार देने और नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे, संवेदीकरण और धारणा में क्या अंतर होता है? तो संवेदीकरण में जानकारी का प्राप्त होना है, जबकि धारणा में उसका अर्थ निकालना शामिल है। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का उद्देश्य क्या है? तो व्यवहारवाद व्यवहार को बाहरी कारकों से नियंत्रित और आकार देने पर ध्यान केंद्रित करना है। मनोविश्लेषण का मुख्य फोकस क्या है? तो यह अवचेतन मन और उसके विचारों और इच्छाओं का विश्लेषण करता है। मनोविज्ञान में अन्वेषण विधि का क्या महत्व है? तो यह शिक्षण और सीखने की प्रभावशीलता की जांच करने में मदद करता है। कंडीशनिंग के दो प्रकार कौन कौन है? तो शास्त्रीय कंडीशनिंग और परिचालन कंडीशनिंग। संवेदीकरण प्रक्रिया में कौन कौन से अंग शामिल है? तो आँखें, कान, नाक, त्वचा और जीभ, जो हमारे संवेदीकरण है, जिसको हम लोग अपना ज्ञानेंद्रिया भी बोलते हैं। अवलोकन विधि का मुख्य लाभ क्या है? तो यह वास्तविक जीवन के व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन प्रदान करता है। मामला अध्ययन विधि का उद्देश्य क्या है? तो किसी व्यक्ति या समूह के गहन विश्लेषण के माध्यम से विशेष व्यवहार को समझना। प्रायोगिक विधि का मुख्य लाभ क्या है? तो यह नियंत्रित वातावरण में कारण प्रभाव संबंधों की जांच करने की अनुमति देता है। सर्वेक्षण विधि का क्या लाभ होता है? तो यह बड़ी संख्या में लोगों से डेटा जल्दी और कुशलता से एकत्रित कर सकता है।
संवेदीकरण और अवधारणा में क्या अंतर है? तो संवेदीकरण में जानकारी का प्राप्त होना है, जबकि अवधारणा विचारों का निर्माण शामिल है। प्रायोगिक विधि कब उपयोगी होती है? तो जब किसी कारण और प्रभाव के संबंध की जांच करनी हो। मनोविज्ञान में धारणा क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह हमें संवेदी जानकारी को समझने और अर्थ निकालने में मदद करता है। गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार लोग चीज़ों को कैसे देखते हैं? तो लोग चीज़ों को एक संपूर्ण पैटर्न के रूप में देखते हैं, न कि अलग अलग भागों के रूप में। संवेदीकरण के प्रकार क्या है? तो संवेदीकरण के प्रकार देख लीजिए। दृश्य है, श्रवण है, गंध है, स्पर्श और स्वाद संवेदीकरण है। मनोविश्लेषण में क्या विश्लेषण किया जाता है? तो अवचेतन विचारों, इच्छाओं और संघर्षों का विश्लेषण किया जाता है। प्रतिक्रिया और पुरस्कार किस विधि से संबंधित है? तो परिचालन कंडीशनिंग से। आगे, शैक्षिक मनोविज्ञान में कौन सी विद्या छात्र व्यवहार का अध्ययन करती है? तो अवलोकन विधि। सर्वेक्षण विधि के उपयोग का एक उदाहरण क्या है? तो छात्रों के सीखने के दृष्टिकोण पर सर्वेक्षण करना। किसी व्यक्ति की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? तो मामला अध्ययन विधि। अवलोकन विधि में कौन से दो प्रकार शामिल है? तो प्राकृतिक अवलोकन और नियंत्रित अवलोकन। शैक्षिक मनोविज्ञान में सहसंबंध क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह विभिन्न चर के बीच संबंध को समझने में मदद करता है। कंडीशनिंग के बिना कौन से व्यवहार सीखे जा सकते हैं? तो अवलोकन द्वारा सीखे गए व्यवहार। संज्ञानात्मक विकास का उद्देश्य क्या है? तो छात्रों की तर्क और समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ाना। अवलोकन में प्रयोग और मामले अध्ययन में क्या अंतर है? तो अवलोकन में व्यवहार का सीधा अवलोकन होता है, जबकि मामले अध्ययन में गहन विश्लेषण शामिल होते हैं। आगे, व्यवहारवाद किस प्रकार के अध्ययन पर जोर देता है? तो प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, अब जो 5 नंबर वाला बच गया है, इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।